नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। इस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इसके लिए कार्यक्रम में होते हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से, और आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या है खास, आइए देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों और मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं के संदर्भ की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग का न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण को जारी कर दिया गया है। इस संस्करण को जारी करने के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि मत्स्यिकी क्षेत्र के विकास में सरकार द्वारा की जा रही पहलों के साथ ही सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सूचित प्रचारित करने के लिए इस न्यूज़लेटर को जारी करना बहुत ही सामयिक और आवश्यक है। ये न्यूज़लेटर देश भर में हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली पालक किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच सूचना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करेगा, उनकी सहायता करेगा और उनके व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा। ये न्यूज़लेटर मत्स्यिकी और जलीय कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाएगी और इसे अगले स्तर तक ले जाएगी, जिससे इससे जुड़े लोगों का फायदा होगा। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप में एक और सफल किसान की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कृषि स्टार्टअप में आपको हम बताते हैं कामयाबी की दास्तां, सफलता की कहानी, वो किसान जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज ऐसे ही एक किसान की कामयाबी की ये दास्तां। मिट्टी और मिट्टी की तासीर को बखूबी समझते हैं मिल्खा सिंह औलख। अपने करियर के 37 साल मिल्खा सिंह औलख ने मिट्टी के पोषण को समझा जाना और पूरी दुनिया में मिट्टी के पोषण पर अपनी थ्योरी दी। उर्वरकों की खेती में कितनी मात्रा देनी है, कौन सा उर्वरक प्रकृति के लिए लाभदायक है और कौन सा नुकसानदेह, इसकी गणना करने और परिणाम तक पहुंचने के लिए मिल्खा सिंह औलख ने अपनी जिंदगी लगा दी। मिल्खा सिंह औलख हिंदुस्तान के उन गिने चुने वैज्ञानिकों में हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि साउथ एशिया का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व किया। मिल्खा सिंह औलख दुनिया के उन 27 वैज्ञानिकों में शुमार थे जो इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल पैनल थे और भारत और साउथ एशिया की तरफ से इकलौते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक प्राइम विंग है जो एग्रीकल्चर और फूड के साथ काम करता है, और दुनिया भर के जितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं कंट्री, वो इसके भी मेंबर हैं। तो वो जो मेंबर कंट्री हैं वो सभी
उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलके सारी दुनिया के लिए फूड और एग्रीकल्चर के लिए जो नए की पॉलिसी बननी चाहिए, कैसे दुनिया में जो है कृषि का काम जो है उसको बढ़ाया जा सके, सस्टेनेबल किया जा सके, ताकि किसी भी कोने में किसी भी इंसान को ये ना हो कि फूड ना मिलने के कारण कोई आफत आए या कोई काल पड़े, तो उसके बारे में ये काम करते हैं। पूरी दुनिया में कितनी तरह की मिट्टी है और खेती के लिए मिट्टी के माध्यम से किन किन तरह की मुश्किलें आती हैं और उसके साथ कौन सी चुनौतियां हैं, इसको लेकर खूब काम हुआ। लेकिन 3-4 साल पहले तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी के लिए डॉक्यूमेंट नहीं थे। लेकिन साल 2015 में दुनिया के 160 वैज्ञानिकों ने डाटा इकट्ठा किया और 660 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी, जो मिट्टी के लिए एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड साबित हुई। टेक्निकल पैनल ने पहले 2 साल जो काम किया उसके बारे में 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये पता चले कि सारे दुनिया के जो सॉइल रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या है और सॉइल की मुसीबतें क्या है, मैं उसकी प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, उसकी बेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। तो उसको करने के लिए ये IT पैनल ने एक पहली रिपोर्ट छापी है जिसका नाम वर्ल्ड सॉइल रिसोर्सेज है, जिसको दिसंबर 2015 में जब ये इंटरनेशनल सॉइल ईयर था तो उसमें उसको लॉन्च किया है। तो ये जो रिपोर्ट है 660 पेज की है, जिसमें दुनिया के 160 सॉइल साइंटिस्ट जो उन्होंने मिलके सारा डाटा इकट्ठा किया और उसको अलग अलग देशों से अपनी कंट्रीब्यूशन देके पब्लिश किया है, और उसमें मैं भी एक ऑथर हूँ। सस्टेनेबल तरीके से सॉइल को मैनेज करने के लिए FAO ने 5 पिलर की व्यवस्था की और वर्ल्ड सॉइल पैनल बनाया, जिसके मिल्खा सिंह औलख चेयरमैन थे। मिट्टी का मैनेजमेंट हो सके, उसमें सही पोषण हो, खाद और उर्वरकों की सही मात्रा पहुंच सके, ताकि अनाज के उत्पादन में दुनिया के किसी भी कोने को परेशानी ना उठानी पड़े। इस बड़ी जिम्मेदारी को मिल्खा सिंह औलख ने अपने कंधों पर उठाया और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की कृषि को नए आयाम तक पहुंचाया। वर्ल्ड लेवल पर, एक देश के लेवल पर और एक स्टेट के लेवल पर, जहाँ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी कॉलेजों के और किसानों के लेवल पर होना चाहिए, वो उसको 35 सालों में जो नई साइंस की तरक्की हो चुकी थी, नई मुसीबतें आ चुकी थी, नए चैलेंज थे, उसको देखते हुए उसको रिवाइज करना था। तो IT पैनल ने एक नया पैनल बनाया जो वर्ल्ड सॉइल चार्टर को रिवाइज करे, और उस पैनल का चेयरमैन मैं था। उसको हमने 2 साल के अंदर पूरे सब लोगों के व्यू लेके जो लेटेस्ट चैलेंजेस थे उसको इकट्ठा करके उसको रिवाइज किया, जो FAO ने अपने जनरल असेंबली में उसको अडॉप्ट करके सारी दुनिया में लागू किया है। प्रयोगशाला से खेतों के बीच की दूरी मिटनी चाहिए। वैज्ञानिकों की मेहनत कागजों तक आ रही है, लेकिन वो खेतों तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसकी बड़ी वजह है प्रचार और प्रसार। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सालों पहले खोज ली गईं, लेकिन उनसे किसान आज भी अनभिज्ञ है। खोज में हम काम कर रहे हैं, उसका जो पूरा जो उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उसका पूरा फ़ायदा जो है किसानों को नहीं हो रहा। तो वो करवाने के लिए जो हमारा प्रसार वाला विभाग होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सॉइल कंजर्वेशन का है, उनको वो जो विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा जो खोज की गई है उसका पूरा लाभ देने के लिए वो जो खोज के रिज़ल्ट हैं वो किसानों तक अच्छी तरह पहुंचाने चाहिए। और फिर किसानों को भी ये चाहिए कि जो हमारी सिफारिशें हैं, जैसे फर्टिलाइज़र की है, तो जितनी सिफारिश की है उतनी ही डालनी चाहिए। जितनी दवाइयाँ हम किसी कीड़े के लिए, बीमारों के लिए सिफारिश करते हैं जो साइंसदान, उतनी ही बरतनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बरतनी चाहिए। ज़्यादा बरतोगे तो वो जहर भी फैलेगा और नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ये दवाइयाँ उसी तरह हैं जैसे एक आदमी को डॉक्टर दवाई देता है तो वो जितनी गोली कहता है उतनी गोली खानी चाहिए। ज़्यादा गोली खाओगे तो वो जहर बन के उसको उल्टा नुकसान भी कर सकती है, मार भी सकती है। अनाज उत्पादन को लेकर ही हमारे देश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। हर साल हम लाखों टन अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन अनाज के उत्पादन के साथ साथ
उसके रख रखाव की व्यवस्था पर हमारे देश में काफी कम ध्यान दिया जाता है। संदेशा देना चाहूँगा कि जो अनाज पैदा हो जाता है उसको सरकारी एजेंसियाँ खरीदती हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, तो उसकी जो स्टोरेज है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। पंजाब हरियाणा में अगर आप कभी भी चक्कर लगा के देखें तो गेहूँ और चावलों के जो गोदाम हैं उनमें अनाज ऐसे सड़ जल रहा होता है, वो इंसान तो क्या उसको पशु के भी खाने के लायक नहीं रहता। तो वो जो नई उत्पादन बढ़ाने के और उससे अगर जो उत्पादन हो चुका है उसको अच्छी तरह स्टोर किया जाए तो नए उत्पादन बढ़ाने से वो आसान भी है और कम खर्चा आएगा। और वैसे भी जैसे कुदरत की एक लिमिट होती है, खेतों में अनाज जो बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी है, वो आने में टाइम लगता है और जो बढ़ जाती है उसको अगर हम संभाल के ना रखें और वो इंसानों के काम ना आ सके तो उसका बहुत नुकसान होता है। तो इसके बारे में मैं जब 1979 में भी कनाडा अपनी पीएचडी करने गया था तो मैंने देखा उस टाइम भी वहाँ उन देशों में ग्रेन स्टोरेज सिलो थे और ये सिलो में जो किसान है वो हार्वेस्ट करते कंबाइन के बाद गेहूँ सीधे के सीधा उसके अंदर डाल देते हैं और वहाँ मैंने देखा कि 5 साल बाद भी वो गेहूँ उससे निकालो तो आपको ऐसे लगता है जैसे अभी खेत से वो गेहूँ का आया हो। मिल्खा सिंह औलख को देश और दुनिया में कई सम्मान और अवार्ड से नवाजा गया। हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित अवार्ड से लेकर दुनिया की तमाम संस्थाओं ने मिल्खा सिंह औलख को एक अलग पहचान दी। मिल्खा सिंह औलख को 1990 में यूएसए की सल्फर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट सल्फर रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया। साल 2001 में पेरिस की इंटरनेशनल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन क्रॉप न्यूट्रिशन रिसर्च दिया गया। वाशिंगटन डीसी में टीएसआई है, दी सल्फर इंस्टीट्यूट उसको कहते हैं, तो उसने प्लांट न्यूट्रिशन सल्फर पर अवार्ड एस्टेब्लिश किया। वो सबसे पहले हमारे ग्रुप को मिला। वो मिल्खा सिंह औलख का छोटा सा परिवार है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। किसानों के इस महानायक की जिंदगी किताबों के इर्द गिर्द ही रही। 25 से ज्यादा देशों में रहकर औलख ने इस मिट्टी पर कई शोध किए, कई किताबें लिखी, तकरीबन 300 के पार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इन पेपर्स और किताबों में औलख ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत को शब्दों में बांधा, जो आज और आने वाले कल के लिए इस देश और दुनिया के किसानों के लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं। किसानों के इस महानायक के त्याग को कोई भले याद करे या ना करे, लेकिन इस देश का किसान जरूर हमेशा याद रखेगा। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और
किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में, और आज फार्मिंग इंडिया में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। गोर्गन नट यानी मखाना एक जलीय पौधे का बीज होता है। गोर्गन नट की पॉप्ड गुठली या दाने का व्यावसायिक नाम मखाना है। भारतीय घरों में सब्जी, कड़ी, मिठाइयाँ बनाने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मखाने का उपयोग किया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में की जाती है। अकेले बिहार में मखाना लगभग 15,000 हेक्टेयर जल निकाय में उगाया जाता है। लगभग 5 लाख परिवार सीधे मखाने की खेती, कटाई, पॉपिंग, बिक्री और उत्पादन से जुड़े हैं। मखाने को पाने के लिए बीज को भूना जाता है और हाथ से पॉप्ड यानी बीज को छिलके से अलग करने का काम किया जाता है। मखाने की पॉपिंग यानी बीज को छिलके से अलग करने की प्रक्रिया काफी मेहनत भरी और समय लेने वाली होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना द्वारा पूरी तरह से यंत्रीकृत प्रणाली थ्रेशिंग यानी भूसी निकालना, सफाई, बीज ग्रेडिंग यानी बीज क्षेत्रीकरण, सुखाने, भूनने और पॉपिंग संचालन विकसित किए गए हैं। इस प्रक्रिया ने गरीब मछुआरों को कठिन परिश्रम से बचाने व उनकी काम करने की स्थितियों में सुधार करने के साथ साथ घरेलू खपत और निर्यात बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मखाने का उत्पादन करने में मदद की है। मखाना परंपरागत रूप से भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों, मुख्य रूप से बिहार में उगाया जाता है, लेकिन मशीनीकृत पॉपिंग के कारण देश के अन्य क्षेत्रों जैसे कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में मखाना उद्यमियों ने मखाना की खेती, व्यापार, मूल्य संवर्धन और विपणन में रुचि दिखाई है। चूंकि विकसित देशों से पॉप्ड मखाने की मांग बढ़ी है, ऐसे में मखाना सीजन में मखाना मशीन के मालिकों के लाभ में 1 लाख से 4 से 5 लाख तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मखाना पॉपिंग प्रक्रिया के मशीनीकरण से खेती के क्षेत्र में वृद्धि होगी और इस प्रकार मखाना के बीज के उत्पादन से मखाना की खेती में लगे गरीब समुदाय की आजीविका में सुधार होगा। और आइए अब कृषि दर्शन में देखते हैं हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं इस खास रिपोर्ट में। जैविक खाद या जीवाणु खाद लाभदायक जीवाणुओं के ऐसे उत्पाद हैं जो बीजों के साथ प्रयोग करने से या मिट्टी में प्रयोग करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य सुधारते हैं। किसान भाई काफ़ी सालों से हरित क्रांति के बाद काफ़ी वर्षों से काफ़ी कीटनाशक और जो खरपतवारनाशी वगैरह प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे मिट्टी में जो लाभदायक जीवाणुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो ये जीवाणु खादों से हम उन्हीं लाभदायक जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और यदि जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है और इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे सभी जानते हैं कि 16-17 पोषक तत्व होते हैं जो फसल को आवश्यक होती है, उसी के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु खाद उपलब्ध हैं। उनमें पहले आता है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन उसके लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु खाद उपलब्ध हैं, जैसे राइजोबियम है जो दाल वाली फसलों को लिए होता है। अजेटोबैक्टर है जो अन्न जातीय फसलें, तेल जातीय फसलें, कपास या सब्जियों की विभिन्न फसलों के लिए प्रयोग होता है। एजोस्पर्म जो मोटे अनाज हैं उनके लिए उपलब्ध होता है। इसके अलावा 2 जीवाणु खाद हैं जो मुख्य रूप से
धान के लिए होते हैं। इनमें नीलहरी शैवाल होता है और एक एजोला होता है, वो धान के लिए होता है। तो ये तो हुए नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले पोषक तत्व और जीवाणु खाद। इसके अलावा फास्फोरस के लिए उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2 जीवाणु खाद होते हैं। उनमें एक होता है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी जिसको भी बोलते हैं। तो ये मिट्टी में पड़ा हुआ फास्फोरस जो काफ़ी मात्रा में रह जाता है, उसको घोल के रूप में दे देता है और ये पौधों को उपलब्ध हो जाता है। और इसके अलावा एक होता है वैम या माइकोराइजा। ये मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को एक तरह से इकट्ठा करके फसल को दे देता है। इसके बाद आता है तीसरा जीवाणु खाद जो पोटास के लिए होता है। तो मिट्टी में पड़े हुए पोटास को घुलनशील अवस्था में लाकर जो जीवाणु खाद होता है उसके लिए उसको पोटास घोलक जीवाणु खाद बोलते हैं। इसके अलावा आजकल जिंक जो आजकल एक आवश्यक पोषक तत्व में आ गया है, उसको उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया या जिंक घोलक जीवाणु खाद भी होता है जो इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य जीवाणु खाद जैसे सल्फर के लिए भी जीवाणु खाद होता है। इस तरह बहुत कई प्रकार के जीवाणु खाद आजकल किसानों के लिए उपलब्ध है। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग माध्यम आपके पास हैं। आप हमें पत्रव्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। और इसके साथ ही आप हमें ईमेल के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। फिलहाल कृषि दर्शन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।